नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग राजी पूर्वक से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं राज और मैं भूत प्रेत से संबंधित कहानियां आप लोग को सुनाता रहता हूं। आज भी एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। इसका पहला पार्ट मैं आपको सुना चुका हूं, एपिसोड नंबर 1373। अजीत रिक्शा चालक ऑटो ड्राइवर की कहानी थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। आप लोग ने कहा भी था कि राज भाई, इस कहानी का अगला पार्ट आना चाहिए। तो आज मैं वो कहानी लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। लेकिन जो लोग आज इस एपिसोड को देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप ये जरूर देखिए, लेकिन इसका पहला पार्ट आप देखना ना भूलिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। एपिसोड नंबर 1373। दोस्तों, पहले मैं इसकी कहानी के थोड़ा सा अंश सुना देता हूँ ताकि नए दर्शकों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। यह अजीत रिक्शा चालक ऑटो ड्राइवर की कहानी है। मुजफ्फरपुर बिहार के आसपास के गांव था और वहाँ पर उनका घर था, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे। वहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। थोड़ा बहुत गांव में तंत्र मंत्र का ABCD एक गुरुजी से जाना था, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से पूर्ण नहीं थे। उनको भी लगता था कि हमारा जो ज्ञान है ना, आधा अधूरा है। उनके जो गुरुजी थे मनमौजी किस्म के थे। कभी कभी अपनी यात्रा पर निकलते थे तो 6-6 महीना, कभी 3 महीना ऐसे ही वो चले जाते थे। अब जो अजीत हैं, गांव में जितना दिन रहे, अब गुरुजी के साथ में जितना सीख सके उतना गुरुजी ने तो सिखा दिया था, लेकिन पूरी तरह से पूर्ण नहीं थे। इसके बाद वो गाजियाबाद आ जाते हैं और वहाँ पर एक उनके रिश्तेदार नया मकान खरीदता है। नया क्या, बहुत पुराना मकान था और उसमें प्रेत आत्माओं का वास था। मकान तो वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जो प्रेत उसमें रहा करते थे, प्रेतनी रहा करती थी, उन लोगों को परेशान करने लगी। अब वो लोग डर चुके थे। अब उनको थोड़ा बहुत तो ये मालूम था कि अजीत जो है थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञानी है, हमारा काम कर देंगे। उनको लेके आ जाते हैं और मदद भी करते हैं। अजीत रात वहाँ रुकते हैं और इसके बाद जो भी उनको ज्ञान था उसी हिसाब से तंत्र मंत्र करते हैं। बाकी प्रेत तो भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्रेतनी से उनकी दोस्ती हो जाती है। वो प्रेतनी अजीत को अपना भाई मानने लगती है और इसके बाद अजीत के साथ वो रहने लगती है। लेकिन अजीत अब गाजियाबाद छोड़ करके अपने गांव में आ चुके थे और वहाँ पर उस प्रेतनी ने, वो प्रेतात्मा ने अजीत की जान बचाई थी। अजीत को लग रहा था कि वो तो पूर्ण तरह से मतलब ज्ञानी हैं। अब ऐसी एक वाकया उनके साथ में घट गई थी, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाए थे। तंत्र मंत्र उनका काम नहीं कर पाया था। तब वो लड़की बताती है कि आपको तंत्र मंत्र का जानकारी है ही नहीं। आज मैं यहाँ पर नहीं होती तो शायद आपका जान भी नहीं बचता। कुछ आपके दुश्मन हैं यहाँ पर जो आपको जिंदा देखना नहीं चाहती। वो कहती है कि देखिए, आप गांव तो आ रहे हैं, गांव पर रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कब तक आपकी रखवाली करती रहूंगी। आप मेरे भाई की तरह दिखते हैं, भाई की तरह मैं आपको मानती हूँ, तो मैं अपना काम जो है मैं आपको बता रही हूँ। आपका सुरक्षा मैं कब कितनी देर तक करती रहूँगी। आप कुछ ऐसा कीजिए कि यहाँ से आप किसी दूसरे शहर में चले जाइए। लेकिन अजीत जो थे ना, अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। चलिए अब यहाँ से आगे की कहानी शुरुआत होती है। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है, ये तो आपको पता भी होगा। तो चलिए, जहाँ से मैंने कहानी पिछली एपिसोड में छोड़ा था, फिर मैं वहीं से आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। उस रात मेरी बहन यानी प्रेतात्मा लड़की ने मेरा जान तो बचा दिया था। मैं तो अब इतना समझ गया था कि आज मैं जिंदा घर नहीं लौट पाऊंगा, लेकिन सही वक्त पर हमारी बहन आ जाती है
उस प्रेत को भगा देती है। अब फिर हम दोनों घर लौटते हैं। रास्ते में बताती है कि देखो भाई, आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपको जिंदा देखना नहीं चाहते। कब तक मैं आपकी रखवाली करती रहूंगी। वो तो संजोग था कि मैं आसपास में थी। आपकी आवाज़ सुन करके मैं दौड़ के आ गई। अगर मैं दूर होती तो शायद आप जिंदा भी नहीं रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस जगह पर मत रहिए। आप इस जगह को छोड़ करके किसी नए जगह पर जाइए जहाँ पर आपका दुश्मन आप तक पहुँच ना पाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, तो कौन हो सकता है। प्रेतात्मा यानी मैं अपनी बहन से पूछता हूँ कि आखिर मेरे दुश्मन कौन है। वो टाल जाती है, कहती है मैं पता लगाऊंगी, लेकिन अभी मेरी शक्ति इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। अब मैं इतना आगे बढ़ भी नहीं सकती हूँ, इसमें वक्त भी लगेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप जीवन से अपना हाथ धोए। बड़ी मुश्किल से मैं आपको पाया है और मैं आपको भाई की तरह मानती हूँ। तो जब तक तो मैं रहूँगी, आपकी रक्षा करूँगी, लेकिन कभी न कभी मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है, तब मैं क्या करूँगी। आप रिस्क मत लीजिए भैया, आप इस जगह को छोड़िए, आप किसी नए शहर में चलिए। मैं कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊँ, गाजियाबाद लौट जाऊँ। तब कहती नहीं, वहाँ पर भी आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। जो आप उस घर से प्रेतात्माओं को आपने भगाने का काम किया ना, वो भी आपसे दुश्मनी पाल रखे। मैं तो कहती हूँ कि कहीं एक नई जगह पर आप जाइए, मैं भी आपके साथ में रहूँगी। नई जगह पर आपके दुश्मन पहुँच नहीं पाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मैं तो अपने गांव में रह करके आराम से अपना काम करना चाहता था, ऑटो ड्राइवरी कर रहा था और वो कर भी रहा था। मुझे वो लड़की कह रही थी कि भैया आपका जीवन यहाँ खतरे में पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर मत रहिए। लेकिन ये बात मैं अपने माता पिता को बताता हूँ तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, कहते हैं वही फिर तेरे ऊपर भूत सवार हो गई है, तेरी बहन आकर खड़ी हो गई, वो प्रेतात्मा लड़की। नहीं नहीं, हम उसकी बात को नहीं मानते। तो भी उसकी बात को मत माना कर। मैं अपने माँ को समझाता हूँ कि माँ, वो मुझे भाई की तरह मानती है। मैंने कई बार आपको बताया कि आप देखिए हमारा कोई बहन नहीं है, मैंने तो उसको बहन बना लिया हूँ, आप भी उसको अपनी बेटी बना लो। माँ भड़क जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, कहती है ये बात एक बार दो बार तो बोल दिया, अब ज़्यादा मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं किसी प्रेतात्मा को अपनी बेटी बनाने वाली नहीं हूँ। तू बेशक अपना भाई तू बन चुका है, मैं तुझ पर एतराज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये शब्द मुझे दोबारा मत दोहराना। अब मेरे पास में बोलने का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। माँ ना जाने क्यों मेरी बहन से खुंदक आती थी। मेरा परिवार भी ऐसे ही था, मेरी बात को, मेरे दर्द को कोई समझता भी नहीं था। आखिर कुछ दिनों तक मैं अपने गांव में रहता हूँ, लेकिन हमेशा सोचता रहता था अब मेरे पास में जरूर धन की कमी थी और आखिरकार वो ऑटो रिक्शा मेरे पापा ने ही खरीदा था। अब मैं अपने पापा से बात करता हूँ, अब मैं उस प्रेतात्मा लड़की की बात सुनाता हूँ तो भी भड़क जाते हैं। वो के मुझ पर बरस पड़ते हैं, कहते हैं तुझे जाना जहाँ चाहे जा सकता है, हम तुझे रोक नहीं पाएंगे। हम तो सोच रहे थे कि कुछ दिन यहाँ पर रहता, ढंग से काम करता, हम तेरी शादी वादी करा देते, तेरी ज़िंदगी भी सुधर जाती। लेकिन तेरे पैर में तो चक्र है, तू तो कहीं रुकता ही नहीं है, एक जगह पर अस्थायी काम करता ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि देखो वो प्रेतात्मा ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बताया। मेरे पिताजी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते और इसके बाद मैं भी मन को बना लेता हूँ ना, अब मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए। मेरा परिवार मेरे साथ देता ही नहीं है। आखिरकार मैं गाजियाबाद ना जा कर के एक दूसरे शहर में चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरा बस एक ही जानने वाला लड़का था, मैं उसी के पास पहुँच जाता हूँ और वो भी मेरा दूर का रिश्तेदार था। ऑटो रिक्शा वगैरह तो मैं अब कहाँ लेके जाता, अब तो वो पिताजी के हवाले था, जो मर्जी करे। वो तो मेरी बात कोई मानते ही नहीं थे। आखिरकार मैं अकेले एक नई जगह पर पहुंच जाता हूं।
बस मेरा जानने वाला वही मेरा दोस्त था। मैं अपना सब कुछ दुखड़ा बताता हूँ, बस उस प्रेतात्मा लड़की को छोड़ करके। मैं जानता था अगर मैं इसके प्रेतात्मा लड़की के बारे में बताऊंगा तो ये भी डर जाएगा, मुझे तो रहने ही नहीं देगा। कहेगा भैया अपना बिस्तर वगैरह बांध ले, और जहाँ से आया है वहीं पर चला जा। मैं प्रेतात्मा लड़की यानी अपनी बहन की बात छिपा लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई मेरा काम सही से नहीं चल रहा है। मैं पहले गाजियाबाद में रहा, वहाँ पर भी ठीक ठाक नहीं चला। गांव पर भी करने की कोशिश किया, तब भी वहाँ पर नहीं चला। अब तब मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ, तुम्हारे आश्रय। अब तुम ही मेरे लिए कोई जुगाड़ बनाओ, मेरे लिए कोई ऑटो रिक्शा दिलवा दो ताकि मैं मेहनत कर सकूँ। अब फिर मेरा सपना है एक नया ऑटो रिक्शा खरीदने का, लेकिन अभी नहीं। जब मैं कुछ पैसा जमा कर लूँगा तब ये काम करूँगा। मेरा दोस्त तो खुश हो जाता है और कहता है ये शहर मेहनत करने वालों को कदर करता है। देखो अजीत, तुम सच्चे लगन से मेहनत करोगे ना, ये शहर तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। बेशक ईमानदारी से काम करना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि भाई आप तो मुझे जानते ही हो, मैं अलग ही किस्म का लड़का हूँ। मैं अपनी मेहनत का हक बस लेना जानता हूँ, मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ। मैं पराये धन पर कभी विश्वास नहीं करता, और ऐसा मैं हूँ भी नहीं। आखिरकार वो मेरा दोस्त मेरा मदद करता है, अब मुझे एक रिक्शा भाड़े पर दिलवा देता है। भाड़ा कुछ ज़्यादा था, मुझे लगता भी था, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी। आखिरकार मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगता हूँ। लेकिन कमाल की बात थी, मुझे वहाँ पर 15 दिन हो चुका था, लेकिन मेरी बहन मुझे अभी तक दिखाई भी नहीं दी थी। और उसने जाते वक्त कहा था कि भैया आप चले जाओ, मैं आपके साथ लौट आऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद जब मेरी बहन से मुलाकात नहीं होती तो मैं भी चिंता करने लगता हूँ, क्या उसके साथ में कोई संकट खड़ा तो नहीं हो गया। ऐसा ही संकट से वो कई बार उभर चुकी थी। मैं जानता था संकट उसको बड़े प्रेत आत्माओं से आता है जो शक्तिशाली होते हैं, और ऐसे लोगों से आता है जो तंत्र मंत्र का यानी मांत्रिक किस्म के लोग होते हैं, जो भोली भाली प्रेतात्माओं को अपने जाल में अपने जादू की विद्या से उनको बस में कर लेते हैं, और कुछ ऐसे काम कराने लगते हैं जिनको अब उनको आमदनी हो। ऐसे ही लोग ऐसी प्रेतात्माओं को अपने बस में कर लेते हैं। मैं ये सब जानता था, प्रेतात्मा ने मुझे बताया था, और मेरा डरना लाजमी था। 15 दिन जब बीत जाता है ना, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ तो डर तो लगता है, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैं चिंता में डूबा हुआ था। चिंता करना मेरा अपना सही जगह पर था। लेकिन 15 दिन क्या, पूरा 1 महीना गुजर जाता है। जब भी मैं रात में सवारी करता था, सुनसान जगह पर पहुंचता था, और वो शहर तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं ऐसे सुनसान जगह पर मैं रास्ता भूल जाता था। मैं अपनी बहन को याद करता था कि कहीं मेरे आसपास में होगी, मुझे रास्ता बता देगी, लेकिन उसका अता पता कोई था ही नहीं। कहाँ रह गई, क्या हुआ उसके साथ में, कुछ भी मुझे कुछ खबर पता नहीं चल रहा था। और उसने कहा भी था कि भैया आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद मैं निराशा में डूब जाता हूँ। मुझे तो भेज दिया, और खुद न जाने कहाँ रह गई। कहीं उस पर कोई भारी विपत्ति तो नहीं आ गई है, किसी संकट में तो नहीं फंस गई थी। मुझे ऐसा ही अब लगने लगा था। मेरे काम में मन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं चाहता था कि बस एक बार उसका सकुशल होने का खबर मिल जाए। आखिरकार मैं एक रिश्ता जोड़ रखा था, बहन का। हाँ, बहन का रिश्ता जो होता है ना, ये बड़ा ही प्रभावशाली होता है। इसमें बहुत प्रभाव होता है। रिश्ता कहने से नहीं, दिल से मानना होता है। मेरी तो कोई अपनी बहन नहीं थी, तब मैं अपनी बहन को याद क्यों न करूं। पूरा 1 महीना बीतने के बाद मैं एक ऐसे ही संकट में फंस गया था। आधी रात को मैं रास्ता भूल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब जाऊं तो किधर जाऊं। एक ऐसे रोड पर मैं अपना ऑटो रिक्शा ले लेता हूं जो बिल्कुल सुनसान था। मुझे लगा कि आगे चल के आबादी होगी, मैं किसी न किसी से पूछ करके सही रास्ते पर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे दूर दूर तक
आबादी नाम का कोई चीज नहीं दिख रहा था। एक झोपड़ी दिखा जहां पर रोशनी नजर आ रही थी। सड़क के किनारे रोशनी देख करके मैं मन ही मन खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ जहाँ रोशनी है वहाँ तो इंसान होगा ही। मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। वहाँ पर झोपड़ी में रोशनी भी था और रोशनी में इंसान भी था। पुरुष ना होकर के वो स्त्री थी, एक बूढ़ी औरत थी। मैं वहाँ ऑटो रिक्शा रोकता हूँ और तब तक आधी रात हो गई थी। वो बिल्कुल रोड के किनारे बैठी हुई जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं भी उसको देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो बूढ़ी अम्मा मुझे रास्ता तो बता देगी। और उधर शायद वो मेरा प्रतीक्षा कर रही थी कि आज तो बकरा सही मिल गया है। मैं तो खुशी खुशी उसके पास में जाता हूँ और वो तो उसी पल का इंतजार कर रही थी। मैं जा करके उसको नमस्ते भी करता हूँ। अम्मा जी, मैं इस शहर में नया हूँ, ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर रहा हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे सही रास्ता बता देंगी? मुझे इस कॉलोनी में जाना है। तब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जुड़ जाती है। कहती है, हाँ बेटा, मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन जो तुम कॉलोनी का रास्ता पूछ रहे हो ना, मैं इतनी दूर तक कभी गई ही नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मेरे पति आ रहे होंगे और आपको वो सही रास्ता बता देंगे। अब क्या था, मैं इंतज़ार करने लगा। अब मैं रोड पर ही खड़ा था और वो अपनी झोपड़ी में चली जाती है। अब फिर आवाज़ आती है, अरे बेटा, कब तक तुम बाहर रहोगे? आ जाओ, गर्मी का टाइम भी है और देखो मटके में ठंडा पानी भी है। मैं कहती हूँ अपनी प्यास को बुझा लो, पति तो मेरे आते ही होंगे, बस थोड़ा सा वक्त और लगेगा, तब तक आ जा बेटा। मैं उस बूढ़ी अम्मा का बात को मानता हूँ और फिर अंदर चला जाता हूँ। अंदर जाने के बाद उसने सही कहा था। एक कोने में मटका रखा हुआ था पानी निकालने का, अब उसमें जुगाड़ भी था। मैं उसी जुगाड़ से पानी निकालता हूँ। पानी बेहद ठंडा था। गर्मी के टाइम में जब ठंडा पानी मिल जाए ना, तो शरीर में एक अलग ही बात, अब एक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। ठंडक से बड़ा आनंद आता है। मैं पानी पी लेता हूँ और जितना पानी पीता हूँ ना, दिल तो करता है बस पीते जाओ पीते जाओ। दिल में ठंडक जरूर महसूस हो रहा था, लेकिन मेरा आत्मा प्यासा का प्यासा ही था। पेट नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं, और थोड़ा पियो और थोड़ा पियो। मैं काफी पानी पी चुका था। तब तक बाहर एक आवाज आती है। वो आवाज जैसे ही आती है, एक भारी सी आवाज होती है और तब वो बूढ़ी अम्मा मुझे छोड़ करके झट से बाहर, झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। खुसर फुसर होने लगती है और तब तक मैं चाहता था कि मैं पानी पीना छोड़ दूं, लेकिन ऐसा न जाने में किस जादू से बंध गया था। मैं तो लगातार पानी पीते जा रहा था। मेरी आत्मा नहीं भर रही थी, पेट भी नहीं भर रहा था, लेकिन पानी पीने में एक अलग ही नशा मुझे महसूस हो रहा था। और तब तक कमरे में अंधेरा हो जाता है। कमरा नहीं कहूँगा, एक पुराना सा घर जैसा, झोपड़ी जैसा मुझे वो नजर आ रहा था। वो रोशनी बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और तब मैं उस पानी को छोड़ता हूँ और तब मैं कहता हूँ, अम्मा जी, आपने रोशनी क्यों बंद कर दिया? तब तक मेरा पानी से पेट भर चुका था और ऐसा लगने लगा था कि मैं जरूरत से ज़्यादा पानी पी लिया हूँ। मैं आवाज़ लगाता हूँ, लेकिन ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ शायद बाहर निकल रही कि नहीं निकल रही, मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता है, लेकिन बाहर हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। दो लोग, एक में जो बूढ़ी अम्मा थी, शायद उनका पति था जैसा उन्होंने बताया था, लेकिन जब बाहर हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो लोग ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, तूने सही बकरा पकड़ लिया है, आज तो आनंद आ जाएगा, बस उसको आ जाने दो, इसके बाद इसका काम तमाम कर देंगे। मैं सन्न सा रह जाता हूँ। मैं किसी के जाल में फंस चुका था। मैं तो समझा था कि बूढ़ी अम्मा है, मुझे रास्ता बता देगी। अगर मैं जान लेता कि मैं किसी जाल में फंसने वाला था तो मैं तो उसके पास भी नहीं जाता, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। जो पानी पिया था अब मेरे शरीर से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो चुका था।
पेट में गुड़गुड़ 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 होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि पेट के अंदर में कुछ घुसा हुआ है। ऐसा कोई मेरे पेट में जैसे दौड़ लगा रहा हो। मुझे उल्टी पर उल्टी, उल्टी पर उल्टी होती जा रही है। और जब कुछ मेरे मुंह से निकलता है ना, अजीब सी बदबू वाला। मैं अंधेरा था इसलिए देख नहीं पाया, लेकिन अंदाजा तो इतना लगा दिया था कि जरूर मेरे मुंह के अंदर में छोटा सा कोई जानवर जैसा निकल रहा है, जैसे सांप। ऐसा ही उल्टी पर उल्टी करने लगता हूँ। और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता। मैं बेहोशी की हालत में वहाँ पर गिर चुका था। ये पानी पीने का कारनामा था, तब तक मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं बेहोशी में था। अब मेरे साथ में क्या हुआ मैं उस वक़्त तो जान ही नहीं पाता। लेकिन अपने आप को जब सुरक्षित पाता हूँ, अपने ऑटो रिक्शा में पिछली सीट पर मैं लेटा हुआ था, आधा पैर बाहर लटका हुआ, और ठंडी ठंडी हवा का झोंका जब मेरे चेहरे से टकराता है, और तब मैं अपनी आंखें खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा ऑटो तो चल रहा है, लेकिन अगले पल मुझे याद आ जाता है कि मैं तो ऐसे ऐसे जाल में फंसा हुआ था, तो मैं बाहर कैसे निकला, मैं होश में कैसे आ रहा हूँ, और ये ऑटो कौन चला रहा है। जब मैं उठ के बैठ जाता हूँ, पूरी तरह से होश में आ जाता हूँ, और तब कहता हूँ, भाई तुम कौन हो, तुम मेरे ऑटो लेके कहाँ जा रहे हो। और अगले पल पीछे से देखने से तो कोई लड़का जैसा ही दिख रहा था, कैप लगाए हुए। और जब वो पलटता है और जो मैं देखता हूँ, मेरे तो एकदम सन्न सा रह जाता हूँ। ये तो वही मेरी बहन थी, एक लड़के के रूप में मुझे नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही देखती है कि मैं होश में आ चुका हूँ, ब्रेक लगा देती है और वो अपना हुलिया बिल्कुल बदल देती है, पहले वाले रूप में आ जाती है और कहती है, भाई मुझे आने में देर हो गई। मैं कहाँ कहाँ मैंने आपको ढूंढा, आपका कोई पता ही नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं आपको गंध को पाया था, और तब जाकर के इस जगह पर मैं आपको जान बचाई थी। आप एक ऐसे लोगों के बीच में फंस गए थे जहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी था। लेकिन मैं उन लोगों को हरा दिया, मैं उनके चंगुल से आपको बाहर निकाल दिया। लेकिन भैया आपने ऐसा कौन सा किस्मत पाया है, ये तो नया शहर है, यहाँ पर आपको दुश्मन कैसे हो गए। तब मैं अपनी बहन से कहता हूँ कि शायद ये मेरे पिछले जन्म का कर्म तो नहीं है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ। अब बहन हंसने लगती है, कहती है, भैया आप चिंता मत करो, अब मैं आपको ढूंढ लिया है ना, अब ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब चलो भी, बहुत रात हो चुकी है, अब घर पर चलो, मैं आपको रास्ता बताती हूँ ना। और उसके बाद बहन, मैं तो ड्राइव कर रहा, अब बहन मेरे पीछे बैठी हुई रास्ता बता रही थी। आखिरकार अपने दोस्त के घर पर पहुँच जाता हूँ। और तब कहती है, ये भैया आपका दोस्त है ना, आप पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा पैसा कौड़ी के मामले में। इसको जो भी कमाई आप दे रहे हैं ना, उसको रोक दीजिए। जब वक्त आएगा ना, तब आपको पैसा लौटाएगा नहीं, बहुत आपके साथ में धोखा करेगा, इससे आप सावधान रहिएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने लिए कोई अलग से कमरा ले लीजिए, यहाँ पर रहना आपके लिए सही नहीं है। प्रेतात्मा लड़की जो कहती है, मैं गांठ मान लेता हूँ, लेकिन अब मैं उस वक़्त तो कुछ भी नहीं कर सकता था। रात हम बिताते हैं, लेकिन प्रेतात्मा लड़की तो बाहर ही रह जाती है। वो मेरे ऑटो में बैठी हुई, और मैं ऑटो छोड़ करके कमरे में आ जाता हूँ। अपना दोस्त का दरवाज़ा खटखटाता हूँ, तब खोलता है। मैं उसे बिना कोई बातचीत किए हुए अपने बिस्तर पर जा लेटता हूँ। तब वो कहता है, क्या अजीत, आज तूने कोई बातचीत नहीं किया दोस्त, बात क्या है। तब मैं कहता हूँ कि दोस्त थक चुका हूँ, आज कुछ सुनाने के लिए मेरे पास में है ही नहीं, चलो आराम करते हैं, सुबह बात करेंगे। लड़की ने तो मेरे कान भर दिया था। इसके बाद मैं अपने लिए कमरा तलाश करने लगा था। ये घर मुझे ऐसा मिल गया था, पारिवारिक घर था, और उसमें मुझे रहने के लिए ऊपरी मंजिल का एक कमरा सही दाम पर मिल गया था, और नीचे पार्किंग भी थी, ऑटो रिक्शा भी मैं आराम से खड़ा कर सकता था। वो घर मैं ले लेता हूँ। तब मेरा दोस्त कहता है, ऐसा मेरे साथ में कुछ मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे रहते हुए घर क्यों ले लिया, इस घर में तुम्हें क्या कोई दुख था, तकलीफ था।
तब मैं हंस के कहता हूँ कि भाई मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं था, तुझे रात में जागना पड़ता था, तेरी नींद पूरी नहीं होती थी, मैं आधी रात को घर लौटता हूँ, दरवाज़ा पीटता हूँ, तब तू जाग जाता है, नींद तेरी कच्ची रह जाती है। मैं तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपना घर ले लिया हूँ और हम दोस्त तो हमेशा रहेंगे ना। बड़ी मुश्किल से मैं उसको समझा पाता हूँ, शायद उसको पता नहीं लगता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गया हूँ। मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे तो अब सतर्क रहना भी था। आखिरकार एक पारिवारिक घर में मैं आ जाता हूँ। वहाँ पर पारिवारिक लोग थे, कुछ जवान लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी, और ऊपर वाला एक कमरा छत वाला मुझे सस्ते दाम पर मिल जाता है। इसके बाद खुला छत था। अब वो रात में वहाँ छत पर कोई आता भी नहीं था, मेरी बहन आ जाती थी। इसके बाद हम घंटों बतियाते रहते थे, आपस में सुख दुख करते रहते थे। मैं उसे तरह तरह के बातें पूछता था, उसको लगता था कि ये बात बताना चाहिए तो बात मुझे बता दिया करती थी, और कभी कभी वो बिल्कुल चुप्पी साध लेती थी। 2 दिन से वो गायब थी। 2 रात में उसको ढूंढ रहा था कि कहाँ हो, लेकिन उसका अता पता नहीं था। आखिरकार तीसरी रात वो मेरे कमरे में आ जाती है। उसका चेहरा खिला हुआ था। उसका चेहरा खिला देख करके मैं भी खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ, बहन बात क्या है, आज ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा रही हो, मतलब कोई अच्छी खबर लेके आई हो। तब मेरी बहन कहती है, हाँ अच्छी खबर तो है, लेकिन देखो इसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। मैं तुमको एक बात बताती हूँ। मैं भी खुशी में था, मुझे लगा कि मेरे कोई फ़ायदे वाली बात होगी। तब वो बोल पड़ती है कि भाई फ़ायदे वाली बात तो है, लेकिन इसमें इतना आसान काम नहीं है। मैं अब नई जगह पर आई हूँ ना, तो हर जगह पर मैं घूमती रहती हूँ, नई नई जगह पर जाती रहती हूँ। मुझे एक ऐसा जगह मिला है जहाँ पर कुछ प्रेतात्माएं कैद हुई पड़ी है। सब की सब लड़कियाँ हैं, एक से एक खूबसूरत हैं। कोई ऐसा जगह है जहाँ पर वो कैद में फंसी हुई है। मैं भी उस जगह पर गलती से पहुँच गई थी। मुझे लगा कि वो हमारी बहनें हैं, चलो उनसे अपना सुख दुख की बात करती हूँ। लेकिन जब मैं उस रेखा को पार करके अंदर जाने लगती हूँ तो मैं अंदर जा नहीं पाती हूँ। तब मैं उनको बुलाती हूँ कि आखिर यहाँ पर चक्कर क्या है। तब एक लड़की आके बताती है कि बहन यहाँ पर हम लोग सालों से फंसे हुए हैं। हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी थी। वहाँ पर कोई मांत्रिक तांत्रिक व्यक्ति था, आज जो वहाँ पर आत्माओं को चारों तरफ से अपने मंत्र शक्ति से घेर रखा था। वो अपना काम निकलवाना चाहता था, ऐसा कुछ खोज करता था अपने फायदे के लिए, समाज के लिए, हित के लिए कोई काम नहीं करता था। कुछ धन दौलत वहाँ पर उसने इकट्ठा कर रखा था, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। एक प्रेतात्मा शक्ति उसको भी मार देती है, खत्म कर देती है। लेकिन उसका जो मंत्र था उन प्रेतात्माओं को अभी भी बस में किए हुए था। प्रेतात्मा जानती थी कि उसकी मौत हो चुकी है, अब वो आज़ाद है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है ना, तो उस जगह से वो बाहर निकल ही नहीं पाती है। ना बाहर का प्रेतात्मा उनको मदद कर पाती है, वो लोग उसी जगह पर फंस के रह जाती है। मैं उनसे बहुत पूछने की कोशिश किया। मेरी बहन बता रही थी कि आखिर कब से हो रहा है ये सब। एक लंबा अरसा बताती हैं। कहती है वो जो भी धन कमाता था एक जगह पर वो इकट्ठा कर देता था। आप साहब, हम लोग उस धन का रक्षा भी करते थे। कुछ कीमती चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो थी उसकी काम काज की थी, लेकिन अब तो वो मर चुका है। अगर तुम मुझे आज़ादी दिलवा सकती हो तो वो कीमती चीज़ हम तुम्हें बिल्कुल गिफ्ट के रूप में दे देंगे, उपहार के रूप में दे देंगे। मैं तो खुश हो गई थी। मैं जानने की कोशिश किया कि आखिर कौन कौन सा ऐसी चीज़ वहाँ पर तुम्हारे पास में है जो कीमती है, जो मेरे भाई के काम में आ सकता है। तब वो जाती हैं और फिर एक एक चीज़ के बारे में बताती हैं। कुछ ऐसे भी सामान थे जब उनकी कोई वैल्यू कोई खास नहीं थी, लेकिन उसमें एक वैल्यू का चीज़ था। एक सोने का ऐसा हार था जो बहुत ही कीमती था, और वो भी तंत्र मंत्र वाला हार था।
अगर वो हार मेरे हाथ में आ जाए तब मेरी शक्ति भी बढ़ सकती है। प्रेतात्मा बहन का कहना था। मैं कहने लगा, अगर वो हार, चलो मैं मान लेता हूँ, अगर वो हार तुम्हें मिल जाता है तो तुम कैसे अपनी शक्ति बढ़ा सकती हो, क्योंकि वो तो तंत्र मंत्र वाला हार है और तुम उसको धारण भी नहीं कर सकती हो। तब हंस के कहती है, इसी काम के लिए तो मेरा भाई है, उस हार को तुम प्रयोग करोगे, शक्ति का उपयोग मैं करूँगी। हम ऐसे भी काम करेंगे जो ऐसी आत्माएं फंसी हुई हैं उनको निकालने के काम करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे। अब तुम मेरा साथ दोगे ना? प्रेतात्मा बहन मुझसे पूछने लगती है। मैं थोड़ा हिचकने लगता हूँ। मैं तो पैसा कमाने के लिए आया था शहर में, अगर मैं ऐसा ही काम करूँगा तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? मेरे मन की बात वो जैसे जान लेती है। कहती है, भाई घबराओ मत, वो जो हार है ना बहुत ही कीमती है। हाँ, उसके तंत्र मंत्र का शक्ति मैं ले लूँगी और बाकी वो हार जो है ना वो तुम्हारा होगा। अगर तुम उस हार को बेच दोगे ना, तुम ऑटो रिक्शा क्या, तुम तो बड़ा ट्रक भी कर सकते हो। अब बोलो, तुम्हारे फायदे की बात है कि नहीं है? तुम इस काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तुम सोच लो, तुम्हारे पास में अभी पूरा का पूरा 5 दिन है। ये काम हमें पूर्णमासी की रात को करना पड़ेगा। ये जल्दी ही रात आ जाएगी, बस 5 दिन हैं। जो भी तुम्हें सोचना है, समझना है, और जो भी तुम करना चाहो, हाँ करना चाहो हाँ कर सकते हो, ना करना चाहो ना भी कर सकते हो, लेकिन फैसला बहुत जल्दी देना, पूर्णमासी की रात से पहले। अगर तुम ये काम ना कर सको, मैं तुमसे जबरदस्ती काम नहीं करवाना चाहती, तब मैं कोई दूसरा रास्ता देखूंगी। तुम जल्दी से जल्दी इस बात को फैसला मुझे दे देना। इसके बाद हमारा टॉपिक बदल गया था। मैं बता रहा था कि बहन देखो, इस शहर में तो आ गया, इस शहर मेरे लिए अनजाना है और इतनी कमाई भी नहीं हो पाती है। तब कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए गई थी। तब मुझे ये सब चीज़ का पता लगा। मैं तो कहती हूँ भैया, इसमें घबराओ मत। देखो, अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं ना, तुम लखपति जरूर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। मैं कहती हूँ इस काम में कोई बुराई भी नहीं है, ये धन दूसरे का है। ये भी अब ऐसा ही समझ लो, इसका कोई वारिस नहीं है। उसमें जो शक्ति है वो तो मुझे चाहिए। और अब जो खाली सोना है, वो हार है, वो तुम्हारा हो जाएगा। हम दोनों कुछ ना कुछ जरूर पा लेंगे। मैं तो कहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी सोच समझ करके मुझे बता दो। अब सुबह होने जा रही है। प्रेतात्मा लड़की दिन में सूरज की रोशनी में तो नजर नहीं आती थी। इसके बाद मैं भी कुछ देर और आराम करता हूँ। जब 10 बज जाता है, जब धूप आ जाती है, तब मकान मालकिन अपनी बड़ी बेटी के साथ छत पर आ जाती है कपड़े डालने के लिए। मैं खिड़की मेरी जो खुली होती है, उसकी बेटी को देखता हूँ ना तो मन भर जाता है। बहुत ही सुंदर, सादगी से भरी हुई थी। जैसा मैं अपने लिए कोई दुल्हन तलाश करूँगा ना, तो पहला नंबर इसी लड़की को दूंगा। मेरे दिल में घर कर गई थी उसकी सादगी, कपड़ा भी सिंपल और खुले हुए केस, बड़ी बड़ी आंखें। मैं तो बस देखते ही रह गया था। बस मेरे मन में एक तरफा प्यार था। वो तो मुझे अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी कि मैं अब कौन हूँ। इतना जरूर जानती है कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और मैं फलाने जगह का रहने वाला हूँ, बस यही जानती थी। ये भी जानती थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, क्योंकि उनकी माँ ने पूछा था कि तुम्हारी शादी हो गई है। तब मैं मना कर दिया था कि नहीं अम्मा जी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं तो अब उस लड़की से प्यार कर बैठा था पहली नज़र में। कपड़ा वकड़ा डालने के बाद वो लोग चले जाते हैं। मैं उस लड़की को जाते हुए देखता हूँ। आखिरकार अब मेरा भी समय हो गया था। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं भी तैयार होकर के नीचे अब उतरता हूँ। वो मुझे गलियारे में खड़ी दिखाई दे देती है, लेकिन कमाल की बात है, उसने एक नज़र भी मेरी तरफ उठा करके नहीं देखा था। मैं ही उसको घूरता हुआ आगे निकल जाता हूँ। फिर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, वो मैं तो एक तरफा प्यार कर रहा हूँ। वो लड़की ने तो मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा के देखी। ये बात बनने वाली नहीं है। लेकिन मैं भी जिद कर लिया था मन में, मैं इस लड़की को पा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके परिवार से बात करूँगा, ये भी हमारी तरफ
मध्यम मैं कहूँ कि गरीब परिवार ही थे, और जैसे तैसे उनका घर का रोजी रोटी चल रहा था, और ऊपर से 2 लड़का और 2 लड़की थी। अभी किसी की शादी नहीं हुआ था। मैं तो सोच लिया था कि इसके परिवार से बात करूंगा और हो सकता है उनका परिवार सहमत भी हो जाए। मन ही मन खुश होकर के दिन भर ऑटो चलाता हूँ, और जो भी धन कमाता हूँ सब अपने पास में इकट्ठा रखता हूँ। और जो मैंने अपने दोस्त को पैसा दे दिया था, मैंने मांगा था, और तब उसने कहा था कि मैंने वो पैसा खर्च कर दिया हूँ, जैसे मेरे को सैलरी मिलेगी पैसा लौटा दूंगा। और तब प्रेतात्मा लड़की की बात सच निकलती है। अभी तो मैं कुछ ही पैसा उसके पास दिया था, और तब उसका ये हाल था। अगर मैं सारा का सारा पैसा दे देता तो मेरे साथ में तो ना जाने क्या करता। मैं तो उस घर से निकल के बहुत खुश था, और ऊपर से इस लड़की का मुझे प्यार मिला, वो अलग बात है। बेशक एक तरफा प्यार था। मैं तो मन ही मन बड़ा उस लड़की को देखे खुश रहता था। मैं मौके के तलाश में था कि जब मुझे मौका मिले, मैं उस लड़की से तो बात नहीं करना चाहता था। मुझे मालूम था वो लड़की शर्माती है, शर्मीली किस्म की है, सीधी सादी लड़की है, उसे बात करना मतलब ठीक नहीं है। जब भी मौका आएगा उसकी माँ से बात करूँगा, हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन अभी नहीं। मैं चाहता था कि अपने लिए कुछ कर बैठूं। मैं भाड़े का ऑटो रिक्शा चलाता था। मेरी तमन्ना अब सपने बड़े हो चुके थे। मुझे लगा कि अब मुझे चमचमाती हुई एक कार लेना चाहिए, टैक्सी कैब चलाना चाहिए, और तब उस परिवार पर मेरा इम्प्रेशन सही पड़ सकता है। हमें अब ऐसे ही करने के लिए ठान लिया था। पैसा कमा रहा था, और उधर जो प्रेतात्मा थी अब वो आ नहीं रही थी। 3 दिन हो गए थे, 2 रात बाकी था पूर्णवासी की रात में। हाँ, मैं उस चीज़ को अपने मन से निकाल भी दिया था। मुझे लगने लगा कि ना, ये मैं काम नहीं करूँगा, इसमें शायद खतरा भी हो सकता है। कब तक मैं प्रेतात्माओं से लड़ता रहूँगा? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मन ही मन उस काम के लिए मैं सोच लिया था कि मैं ये काम नहीं करूँगा। बेशक मेरी बहन नाराज़ हो जाए, नाराज़ हो जाएगा तो मैं मना लूँगा। मैं उसको भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो जगह ऐसी मैं तो देखा नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने बताया था वो जगह 3-4 तंत्र मंत्र के घेरे से बंधी हुई है। जो भी प्रेतात्मा उसके अंदर अव्वल तो जा नहीं सकती। अगर वो किसी तरह से चल भी जाती है ना, तो उस घेरे से बाहर कभी निकल नहीं सकती है। हाँ, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। इस बात का मुझे ज़्यादा डर था, इसलिए मैं उस काम को करने के लिए मना अपने मन को कर लिया था कि नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन जब ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है ना, तो मेरे सपने बड़े हो जाते हैं। मैं बड़े बड़े सपने देखना शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगा कि अब इम्प्रेशन जमाना है ना, तो धन की तो आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि आजकल धन ही होता है ना तो सब कुछ इंसान पा सकता है। मेरा भी सोचना कुछ ऐसा ही हो गया था। मुझे लगा कि अगर मैं अमीर हो जाता हूँ, तब मेरी शादी उस लड़की से जरूर हो सकती है। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं तो अभी भाड़े का रिक्शा चला रहा था। मेरे सपने जरूर बड़े हो गए थे, लेकिन मेरा हकीकत तो वही था। मेरी औकात तो वही थी, एक भाड़े का रिक्शा वाला, उससे बड़ा नहीं था। आखिरकार मेरे सपने टूटने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि इस ढंग से मैं काम करूँगा ना, तो मैं कभी भी इतना धन जमा नहीं कर पाऊँगा जिससे मैं कैब खरीद सकूँ, टैक्सी खरीद सकूँ। ये सब सपना मेरा अधूरा रह जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? आखिरकार प्रेतात्मा बहन मेरे रात को आती है। आते मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह मेरे पास में बैठती है। कहती है, भैया आजकल तुम कुछ विशेष सोच रहे हो। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान भटक भी रहा है। मुस्कुराते हुए मैं डर जाता हूँ, कहीं इसको पता तो नहीं लग गया। लेकिन ये तो दिन की बात थी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तब मैं अनजान बनते हुए कहता हूँ, बहन ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लग रहा है मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, अब अपने बारे में सोचने लगा है। चलो अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। एक टाइम आता है जब इंसान अपने लिए जरूर सोचता है। वो वक्त शायद अब आ चुका है। तो भैया तुम्हारी जो सपने तुम देख रहे हो उसका क्या होगा? तुम ऑटो रिक्शा चला करके तो इतना धन दौलत जमा नहीं कर पाओगे।
मुझे अच्छी तरह से पता है, वो भी भाड़े का रिक्शा। अब तो मैं सन रह गया था। जो इशारा वो कर रही थी वो इशारा मैं समझ गया था। मतलब मेरे दिमाग के अंदर आ चुकी थी। सब कुछ उसने पता कर लिया था और उस लड़की को भी देख लिया था। इशारे इशारे में सब कुछ उसने मुझे बता दिया था। मैं तो हैरान रह गया था उसकी बात सुन करके। मैं अभी भी अनजान बनने का कोशिश करता हूँ। कहता हूँ, बहन कैसी बात कर रही हो? मेरा कौन सा सपना है? मेरा सारे सपने तो तुम जानती ही हो। तब कहती है, भैया नादान मत बनो। ये जो मैंने आपको काम बताया है ना, अगर ये काम कर लोगे ना तो शायद आपके जो देखे हुए सपने हैं ना पूरे हो सकते हैं। मैं साथ दूंगी आपकी वो सपने को पूरे करने में। मैं साथ दूंगी जो आप चाहोगे। लेकिन जब तक ये काम नहीं करोगे ना, मेरे अंदर भी इतनी पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। मैं आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकती हूँ। मेरा भी सपना है कि मेरा भाई अमीर बने, लेकिन सोचने से क्या होता है? जब तक मेरे पास में ऐसी कोई शक्ति नहीं आएगी तब तक मैं ऐसा काम भी तो नहीं कर पाऊंगी। देखो, अगर भाई आप ये काम कर लेते हो ना तो इसमें आपके कई फायदे हैं। इसमें एक तो आप लखपति बन जाओगे, वो तो मानना ही मानना है। और मेरे हाथ में पावर मिल जाएगा। अगर पावर और तुम लखपति बन जाओगे, अब पावर के सहारे हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे तो प्रेतात्मा ने इम्प्रेस कर दिया था। वो भी मुझे सपने दिखाने लगी थी और वो सब सपने देख देख करके मैं भी बहक गया था। मुझे लगने लगा था कि मैं अगर इस लड़की को पाना चाहता हूँ तो मुझे तो धनी बनना पड़ेगा। मुझे तो अमीरी दिखानी पड़ेगी, इम्प्रेशन तो जमाना पड़ेगा। और इस हालत में तो मैं इम्प्रेशन जमा नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन की बात मान लेनी चाहिए। और आखिरकार मैं शर्तों के साथ बात को मानता हूँ। कहता हूँ, बहन मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन शर्त है। तब वो खुशी से चहक उठती है। कैसा शर्त? बताओ भाई, बताओ भाई। कहता हूँ, बहन शांत हो जाओ। देखो, तुम मुझे उस जगह पर लेके के चलो। मैं पूरा उस जगह का निरीक्षण करूँगा। मुझे जब लग जाएगा कि तुम खतरे में नहीं पड़ोगी, तब मैं उस काम को करने के लिए राजी हो जाऊँगा। बस इतना ही सही शर्त है। खुश हो जाती है। कहती है, भैया कल की रात, परसों तो पूर्णवासी की रात है। अब फिर हमें लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा। ये जोग बड़ी मुश्किल से आता है जो पूर्णवासी की रात को आने वाला है। चलो मैं कल की रात तुम्हें लेके चलती हूँ। आखिरकार मैं भी खुश हो गया था। वो लड़की आती थी अपने माँ के साथ। अकेले तो मैं उसको छत पर आते हुए देखा तक नहीं था। हमेशा अपने माँ के साथ ना किसी न किसी के साथ जरूर आती थी। कपड़ा डालती थी, कपड़ा सूख जाता था, लेके चली जाती थी। अब मैं खिड़की से बस उसको देखता रहता था। वो कभी भी मुड़ करके खिड़की में देखने का कोशिश नहीं किया था। जैसा मैं लड़की के बारे में सोचा करता था कि मेरी पत्नी ऐसी लड़की बनेगी जो बिल्कुल दुनिया में अलग होगी, अब वैसी ही लड़की मेरे उस मकान में मिल जाती है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। आखिरकार वो राहत आ जाती है। बहन भाई हम लोग ऑटो में चल पड़ते हैं। लंबा सफर था। हम आधी रात के आसपास उस जगह पर पहुंचते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद में जब मैं जगह का मुआयना करता हूं ना, जगह तो बिल्कुल जंगल झर जैसा दिखाई दे रहा था। अंदर में क्या था मैं अंदर तो जा नहीं पाया था, ना जाने का मेरा हिम्मत था। मेरा जोश वहीं पर ठंडा हो जाता है जब मैं उस जगह को देखता हूँ। मुझे लगने लगा ये सुनसान जगह है, यहाँ पर जंगली झाड़ियाँ, इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तब मैं अपनी बहन को कहता हूँ, बहन ये जगह बिल्कुल अलग ही है। इस जगह पर हम कैसे अंदर जा पाएंगे? कैसा कैसा खतरा अंदर में है, तुम कैसे जान पाओगी, मैं कैसे जान पाऊंगा? तब मेरी बहन मुस्कुरा के कहती है, अब तुम शांत भी हो जाओ। इसके आगे के काम मैं तुम्हें बताती हूँ ना। मैं उन आत्माओं से तुम्हें मिलवाती हूँ जो आत्माएं अंदर आज भी कैद है। तुम मेरे साथ में आओ, डरो मत। हम उस रेखा के अंदर में नहीं जाएंगे, निश्चित रहो। मेरा तो हिम्मत जवाब दे गया था, वो भी आधी रात के वक्त में। और आसपास में ऐसे कुछ जानवरों को आवाज़ आ रही थी जो मेरा दिल दहला रही थी। भेड़िए की आवाज़ जैसा,
सियारों की आवाज़, गीदड़ की आवाज़, ऐसी आवाज़ें मुझे डराने के लिए काफ़ी था। और उस जगह भी ऐसी थी। आखिरकार बहन मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भैया डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आखिरकार एक जगह पर आ करके वो रुक जाती है। मैं देखता हूं हम जंगल झाड़ी के अंदर आ गए थे, बहुत अंदर आ गए थे। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के पास वो रुक जाती है और कहती है, भैया ये जो पेड़ देख रहे हो ना, यही इसका सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा से हम अंदर जा नहीं पाएंगे। अगर मैं गलती से भी चली भी गई ना, तो तुम मुझे चाह करके भी अंदर से बाहर नहीं कर सकते हो। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तुम पर तो वो मंत्र असर भी नहीं करेगा, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं तो उस जगह को देख रहा था, बिल्कुल अलग ही जगह थी। वो पेड़ भी बिल्कुल शांत था और बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी। और अचानक तेज तेज जैसे हवा चलने लगती है, वो पेड़ हिलने लगता है। और तब मैं डर जाता हूँ। बहन हंसने लगती है और कहती है, इस पर कोई प्रेतात्मा नहीं है, डरो मत। मैं उन प्रेतात्माओं को बुलाती हूँ, मैं तुम्हारे सामने सब कुछ बात करती हूँ ताकि तुम्हारा डर कम हो जाए। और इसके बाद तो मैं अपनी बहन का पीछे हो गया था, डर लग रहा था। मेरी बहन उन प्रेतात्माओं को आवाज़ देती है और आखिरकार मुझे 3 प्रेतात्माएं अब उसी पेड़ के दूसरी तरफ में नजर आती है। एक तो बहुत ही सुंदर थी, मैं तो उसको देखते ही रह गया। इतनी खूबसूरत प्रेतात्मा थी। और उसकी जो पीछे थी ना, वो भी कम नहीं थी। मतलब तीनों बहुत ही सुंदर ज्योतियाँ थी, लेकिन थी प्रेतात्मा। अब मुझे सब कुछ जैसे मेरी बहन मिलवाती है और कहती है, ये मेरा भाई है, हम दोनों मिलकर के मदद करेंगे। मैं तो अंदर आ नहीं सकती हूँ ना, लेकिन ये मेरा भाई जाएगा। जो आप लोग चाहते हो ना, ये मेरा भाई करेगा। लेकिन शर्त वही है, वो जो कीमती हार है वो हमें चाहिए। हमें और किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं है, ना हम उस जगह से कुछ चीज़ लेना भी चाहते हैं। लेकिन वो हार हमें ज़रूरत से ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अगर आप लोग उस हार को देने में मदद करोगे, तब तो हम ये काम कर सकते हैं। जब तक आप लोग वादा नहीं करोगे, तब तक हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। आप लोग सलाह कर लो, मशवरा कर लो। तब तक वो तीनों लड़कियां कहने लगती हैं, हमें क्या सलाह करना है, हमारा हार कौन सा हमारी प्रॉपर्टी है। वो तो उस बाबा का था, जो बाबा मर चुका है। अच्छा हुआ कि मर गया। हम लोग तो खुश हो गए थे, हम लोग तो समझ लिए थे कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये 2-3 घेरे बना करके गया होगा। हम इस घेरे से बाहर निकल नहीं पाएंगे। दोनों तीनों वो सब रोने लगती है। उनका रोना देख करके मुझे भी कुछ ऐसा मन में होने लगता है। मुझे लगा कि इनकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत हैं। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये धर्म कर्म का काम है। इन आत्माओं को हम बाहर निकाल देंगे तो हमें तो आशीर्वाद ही देगी। अब इसके बाद मन ही मन में तैयार हो जाता हूँ। प्रेतात्मा कहती है, मेरी बहन अब बोलो भैया, अब इनका काम कर लोगे ना। मैं सब कुछ मदद करूँगी बाहर से, लेकिन अंदर तो आपको ही जाना पड़ेगा। ये प्रेतात्माएं आपको उस जगह पर ले जाएगी और जो मंत्र का काट करना है, सब कुछ मैं तुम्हें विधि विधान से बताऊंगी। वैसे ही आपको करना है। आप फिर वो मंत्र का काट, मतलब मंत्र टूट जाएगा, प्रेतात्माएं भी आज़ाद हो जाएगी। और फिर आपको वो हार ला के दे देगी। वो हार लेकर के आप चुपचाप चले आना। इतना ही तो काम था। मैं तो राजी हो गया, लेकिन अंदर में हिम्मत टूट रहा था। मैं कभी काम किया नहीं था। बहुत ही हिम्मत वाला काम था। मैं जरूर तंत्र मंत्र का ABCD जानता था, लेकिन इस जगह पर ABCD कोई भी काम नहीं कर सकता था। मैं तो इतना जान चुका था, मेरा ज्ञान आधा अधूरा था। और ऐसे जगह में अच्छे तांत्रिक फेल हो सकते हैं। जैसा उस जगह पर वो तंत्र मंत्र किया हुआ था, तो मेरी औकात क्या थी। मुझे लगा कि सब कुछ तो प्रेतात्मा बहन करेगी, जो कुछ बताएगी हमें तो उस पर अमल ही करना है। इसके बाद हम लोग उन आत्माओं को समझा करके कि कल की रात हम आएंगे, जब वो मुहूर्त आएगा, उसी मुहूर्त में मेरा भाई अंदर प्रवेश करेगा और वो तंत्र मंत्र का काट करेगा। आप लोग बस उसका हेल्प कीजिएगा। जब तंत्र मंत्र का काट हो जाए ना,
तब आप उन हारों को, उन चीज़ों को उठा सकती हो। इससे पहले आप छू भी नहीं सकती। अगर आप छूओगी तो और आपको नुकसान पहुंच जाएगा। अब मेरा भाई भी नहीं उठा सकता है जब तक मंत्र शक्ति वहां से पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। सब प्रोग्राम बन जाता है। मैं अंदर से दहला हुआ था, डरा हुआ था कि ना जाने क्या होगा। मैं तो अपने जिस घर में रह रहा था उसी लड़की के लिए सब कुछ कर रहा था। एक प्यार था, बस लग रहा था कि मैं ये काम कर दूंगा ना तो वो लड़की मेरे साथ में जरूर आएगी, मेरी उसकी शादी हो जाएगी। मैं ऐसा ही चाहता था। और आखिरकार हम अपने घर लौट जाते हैं। रात में फिर जो भी बात होता है उस पर विचार विमर्श होता है और वो लड़की मुझे सब कुछ विधि विधान बताने लगती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ ना तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा तंत्र का ज्ञानी है। तंत्र का ज्ञानी होकर के ये प्रेतात्मा क्यों बनी है? मैं पूछता हूँ कि आप तंत्र मंत्र का ज्ञान कैसे रखती हो? तब वो अपनी नजरें झुका देती है। कहती है मैं तो बताना नहीं चाहती थी भैया। मेरे जो पिता थे ना वो तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे। मैं उनका ज्ञान लेती रहती थी, सीखती रहती थी। अब मुझे वो सिखाते भी रहते थे, लेकिन मैं इस पर कभी भी अमल नहीं किया था। आखिरकार जब मेरी मौत हो जाती है ना, मेरी लालसा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक ज्ञानी बनूं, तंत्र मंत्र का जानकार बनूं। और वही चीज़ मैं अब प्रेतात्मा बन गई हूँ। लेकिन इच्छा थी ना, इसी इच्छा को मैं अब पूरी कर रही हूँ। अधूरा जो चीज़ अब मैं कर नहीं सकी थी जीते जीते, अब वो मरने के बाद मैं कर रही हूँ। इसके बाद वो रोने लगती है। मैं उसको चुप कराता हूँ। मुझे अब समझ में आ गया था कि अब उसको अपने परिवार की याद आ गई है। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि बहन आपके परिवार में कोई है कि नहीं है? तब मना कर देती है, सर हिला देती है कि नहीं, अब कोई नहीं है। अगर कोई होगा भी तो मैं उस तक पहुँच नहीं सकती। मैं कई बार कोशिश किया था, उस जगह पर गई भी थी, लेकिन हमारे परिवार के लोग उस घर में मिले ही नहीं। इसके बाद मैं बहुत जगह भटकी उन लोगों को ढूंढते हुए, लेकिन कोई भी मुझे नज़र नहीं आया। मैं आज भी अपने परिवार को तलाश करती हूँ, लेकिन मेरी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। इसके बाद उसके आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। मैं उसको चुप कराने की कोशिश करता हूँ एक अच्छे भाई की तरह, और आखिरकार मेरी बात सुन करके चुप हो जाती है। अब क्या था, अगले दिन की पूरी तैयारी करनी थी। बहन ने मुझे पूरा लिस्ट बना के दे दिया था कि भाई बाजार से ये सामान लेके आना है उस मंत्र को तोड़ करने के लिए। और मैं दोपहर तक सारा सामान इकट्ठा कर दिया। इसके बीच वही लड़की सुबह के जो कपड़ा डाल के गई थी और वो दोपहर में कपड़ा उठाने के लिए आती है। और तब तक मैं उसी टाइम छत पर पहुंच जाता हूं अपने कमरे जाने के लिए। अचानक आमने सामने हो जाता है। पहली बार वो लड़की मेरी तरफ देखती है और देखते ही मुस्कुरा देती है और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। मेरा तो मन कहा किया भी, मेरी हिम्मत इतनी उस टाइम हो गई थी, मुझे लगा कि अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन मन डर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ऐसा मैं कर नहीं सकूंगा, अब मुझे करना भी नहीं चाहिए। मैं अपने कमरे की तरफ चला जाता हूँ, खिड़की में खड़ा होता हूँ और तब वो आखिरी कपड़े उतारती है और तब वो अपनी नज़र घुमा कर खिड़की की तरफ देखती है और एक स्माइल छोड़ती है। इसके बाद मेरा शरीर कांप जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं तो सोचता था कि मैं उसे एक तरफा प्यार करता हूँ, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया था वो भी मुझसे प्यार करती है। मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। अब क्या था, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे लगा कि अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा और होना भी चाहिए, लेकिन अभी ये मंजिल दूर था। पहले तो मैं बहुत खुश था। उस शाम को मैं इतना आनंदित था कि मैं अपना जोश खोना नहीं चाहता था। मतलब भगवान ने मेरी सब कुछ सुन लिया था। अब तो सारा काम बनता हुआ नजर आ रहा था। मेरा प्यार मुझे मिल गया था। अब वो धन संपदा भी मुझे मिलने वाली थी। अब इससे बड़ा क्या खुशी हो सकती है। मैं आनंदित था। आखिरकार वक्त आ जाता है
अंधेरा हो जाता है। तब मेरी प्रेतात्मा बहन मुझे जोश से होश में लाने की कोशिश करती है। भैया भैया, मैं आ गई हूँ। तब मैं अपना होश में आता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरी बहन मेरे बगल में बैठी हुई है। कहती, भैया अब लंबा सफ़र है, हमें निकलना होगा, तभी हम उचित समय पर पहुँच पाएंगे। अब चलो भी, सब तैयारी तो हो चुकी है। तब मैं कहता हूँ, बहन सब कुछ तैयार है, जैसा तुमने बताया था मैं सब सामान लेकर के आ गया हूँ। अब निकलते हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ भी नहीं भूलता हूँ। सब कुछ सामान इकट्ठा करके थैले में रख करके और हम चल पड़ते हैं। अगर कोई दूर से देखे, नज़दीक से देखे, तो मैं तो अकेले चला रहा था, लेकिन मेरी बहन पिछली सीट पर आराम से बैठी हुई थी, जो मुझे दिखाई दे रही थी और किसी को नज़र भी नहीं आती थी। आखिरकार हम 11 बजे के आसपास उस जगह पर पहुंच जाते हैं। एक लंबा यात्रा करके तब हम उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। जंगल का आखिरी हिस्से पर हम अपना ऑटो रिक्शा एक पेड़ के पास खड़ा कर देते हैं। इसके बाद मेरी बहन कहती है, भैया तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या क्या करना है, कौन कौन सा उपाय करने हैं, भूले तो नहीं हो। तब मैं कहता हूँ, बहन मैं दोहरा देता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो तो तुम मुझे बिल्कुल सही कर देना। इसके बाद सब कुछ मैं बताने लगता हूँ। तब मेरी बहन ताली बजा करके मेरे उत्साह को जगाती है। अरे भैया कमाल की बात है, आप कर लोगे, आप कर लोगे, मैं जानती थी ये काम आप जरूर कर लोगे। आखिरकार रात का 12 बजता है। तब मेरी बहन कहती है, ऑल द बेस्ट भैया, अब जाओ विजेता बनकर ही लौटना। वो प्रेतात्माएं आपका अंदर में इंतजार कर रही है, वो आपकी मदद करेगी। आप उनसे डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। हाँ, कुछ ऐसी भी शक्ति आपके पास में आएगी जब वो तंत्र मंत्र आप तोड़ने का कोशिश करोगे, लेकिन उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। वो आत्माएं उनको संभाल लेगी। आपके पास वो जरूर आएगी हमला करने के लिए, लेकिन वो आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। जो विधि विधान मैं आपको बताया हूँ वैसा ही करना है, और उस रेखा से आप बाहर बिल्कुल भी मत निकलना जब तक मामला शांत ना हो जाए। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? आज जैसे ही आप उस तंत्र को तोड़ दोगे, मुझे तो पता लग जाएगा, अब मैं फिर आपके पास पहुंच जाऊंगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सब इंतजाम बिल्कुल सही अंदाज में किया है। आपको कोई डरने का, परेशानी का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मुझे जोश दिलाती रही और आखिरकार मैं उस सीमा रेखा को पार करता हूँ। धक से दिल होता है जब मैं उस पेड़ के आगे निकल जाता हूँ, और तब मैं लगता हूँ कि एक अलग दुनिया में मैं पहुँच गया हूँ। वहाँ पर आबो हवा, सब कुछ बदलता हुआ माहौल मुझे नज़र आने लगता है। बाहर में गर्मी थी, लेकिन अंदर आते ही ठंड का एहसास होने लगता है। मैं तो ठंड का इंतजाम किया तक नहीं था, मेरा बदन जैसे ठंड से सिकुड़ने लगता है, इतनी ठंडी बढ़ने लगती है। और आखिरकार कुछ कदम चलने के बाद वो तीनों आत्माएं मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देख के मुस्कुराती है और कहती है, चलिए आगे रास्ता साफ है, आगे रास्ता साफ है, हमारे पीछे पीछे आइए। वो लोग भी आज़ादी चाहती थी। आखिरकार एक लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ा था। तब जाकर एक जगह पर वो आत्माएं मुझे कहती है, बस यही जगह है, आपको जो भी विधि विधान करना है इसी जगह पर करना है। ये जगह अब ये सेंटर है, यहीं पर वो बाबा रहा करते थे, और सब कुछ इसी के आसपास में है। जब आप तंत्र का काट कर लेंगे ना, वो स्थान, वो चीज़ें अपने आप उभर करके ऊपर आ जाएगी। आप शुरुआत कीजिए, मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है। जो जिस ग्रह नक्षत्र की आप बात कर रहे हैं, शायद अब वो आ चुका है। अब शुरू हो जाइए, अपने लिए जो कुछ करना है कीजिए, हम तो बस आपकी रखवाली करेंगे। तीनों कन्याएं अलग अलग दिशा में हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है, जैसे मेरी सुरक्षा में चौकीदार हूँ। इसके बाद मेरा दिल तो धड़क रहा था, लेकिन मैं डरा नहीं, हिम्मत से काम लिया। मैं जानता था कि एक तो मेरी बहन बाहर खड़ी है, और तीनों ये जो कन्याएं हैं ये भी तो हमारी रक्षा के लिए है, इनको भी तो आज़ादी चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, ये मेरी रक्षा करती रहेगी, मुझ पर आँच नहीं आने देगी।
आखिरकार मैं अपना काम अब स्टार्ट कर देता हूँ। जो प्रेतात्मा लड़की ने बताया था उसी विधि विधान से मैं अपना शुरुआत करता हूँ। गोल घेरा बना देता हूँ और जो भी सामान मैं थैले में लाया था सब कुछ निकाल करके बाहर रख देता हूँ। विधि विधान से उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये लंबा टाइम चलना था, कम से 1-1.25 घंटा, और तब जाकर के वो सब चक्र भी टूटना था। वो जो तंत्र मंत्र का रेखा था तब जाके टूटना था। और आखिरकार जब मैं आधी रास्ते पे पहुंचता हूँ, मतलब आधा पौन घंटे के आसपास, तब अनुभव कुछ सही नहीं था। ऐसा लगा कि वहाँ पर आंधी तूफान आ गया है, जोर जोर से आसपास के पेड़ वगैरह सब हिलने लगे थे, अलग सा शोर होने लगा था। मुझे पेड़ पर ऐसी आत्माएं बैठी हुई नजर आ रही थी जो बहुत ही भयानक भयानक थी, जैसे उछल कूद मचा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर में कूद जाएगी, मुझे मार देगी। लेकिन मेरी बहन ने कहा था कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा आप पर आफत आ सकती है, लेकिन आप उस घेरे से बाहर मत निकलिएगा। वो जो तीनों प्रेत आत्माएं थे उन आत्माओं से लड़ रही थी, उनको भगाने की कोशिश कर रही थी। वो मुझ तक पहुंचना चाहती थी लेकिन उनको पहुंचने नहीं दे रही थी। आखिरकार एक युद्ध सा शुरू हो चुका था। और ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ था, जितने आसपास में पेड़ थे सब पर आत्माएं बहुत ही भयानक भयानक नजर आ रही थी। वो मुझ तक पहुंचना चाहती थी, उस काम को रोकना चाहती थी जो मैं काम का शुरुआत कर चुका था। मैं रोकना नहीं चाहता था, लेकिन वो प्रेतात्माएं मुझ तक पहुंच करके उसमें विघ्न डालना था, उस काम को रोकना था ताकि वो रेखा मंत्र का टूट ना पाए। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं देता हूँ। कई ऐसी आत्माएं थी जो मुझ तक बिल्कुल नज़दीक तक पहुँच गई थी। मैं उनको एहसास भी किया था, लेकिन मैं अपना काम करते जाता हूँ। आखिरकार जब सच्चे मन से कोई इंसान काम करता है, रुकावटें तो बहुत आती हैं। ऐसे ऐसे रुकावट आती है कि इंसान घबरा जाता है, सोच लेता है कि ना अब नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे अंदर में दो दो जज्बा था। एक तो मैं अपने उस प्रेम को पाना चाहता था, आज तभी पा सकता था कि जब मैं इस काम में सफल हो जाऊं। इंसान को एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, और तब वो बड़ा सा बड़ा काम कर सकता है। मेरे अंदर में जोश भर जाता है, अब फिर मैं अपने काम में पूरी तरह से जुटता रहता हूँ। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ कि मेरे अगल बगल में शोर शराबा बहुत सारा हो रहा था, लेकिन मैं किसी पर ध्यान नहीं देता हूँ। अपना काम जो है मैं करता जाता हूँ। आखिरकार वो समय आ जाता है और जब वो तंत्र का शक्ति, वो रेखा टूट जाती है, और उसके बाद सबसे पहले मेरी बहन मेरे पास में खड़ी दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए, ताली बजाते हुए, वाह भैया, वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। अब सब कुछ आपका है भैया, सब कुछ आपका है, जो चाहोगे आप बिल्कुल पाओगे। हम उस मंजिल तक पहुंच गए हैं। और इसके बाद वो तीनों लड़कियों को बुलाती है कि बहन, अब आप लोग आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहे आप जा सकते हो। लेकिन वो प्रेतात्माएं मेरी बहन के पास बैठ जाती है और कहती, दीदी हमारा कोई घर बार नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, आप हमें अपने पास में लेके चलिए। मेरी बहन मना करती है कि देखो इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई स्थान अपने लिए ढूंढ लो। लेकिन वो तीनों सहमी हुई थी और कह रही थी कि दीदी हम कहाँ जाएंगे, आप जैसे इस चंगुल से हमें छुड़ाया, हमें कुछ दिन के लिए सहारा दो। और तब मेरी बहन मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं जहाँ रहूँगी आप लोग मेरे साथ में रहना। अब वो चीज़ें हमें ला कर दो जो मैंने बताया था। और तब उनमें से एक जो बड़ी वाली लंबी वाली लड़की थी, वो इस चीज़ को जानने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार वो जंगल में गुम हो जाती है। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। आखिरकार जब लौटती है तब एक पोटली के साथ में, पोटली लाकर के प्रेतात्मा लड़की को दे देती है। अब प्रेतात्मा लड़की तो बहुत ही खुश हो जाती है, यानी मेरी बहन पोटली के खोलती है और जैसा उसने हार के बारे में बताया था ऐसा ही एक चमकता हुआ सोने का हार था। उस हार को देखकर बड़ा खुश हो जाती है और उस हार को जैसे वो अपनी मुट्ठी में दबा लेती है और मुझे दिखाती है, देखना भैया इसी हार की मैं बात कर रही थी, इसी हार की बात कर रही थी। ये हार तो पूरा आपका है, इस पर अधिकार आपका है, लेकिन जब तक मैं इस शक्ति को ना पालूँ ना तब तक ये मेरे पास में रहेगा। अब इसके बाद मैं भी खुश हो गया था और इसके बाद हम लोग वहाँ से
चल पड़ते हैं, ऑटो में बैठते हैं। अब मैं उन तीनों कन्याओं को मैं देख नहीं पाता हूँ। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ, वो तीनों कन्याएं क्या आपके साथ में हैं? तब कहती है, हाँ भैया, अभी तो कुछ दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। ये अनजानी जगह पर अब कहाँ जाएंगी? इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगी, आप उसके लिए टेंशन मत लो। आप चलो घर पर, हमने आज एक लड़ाई जीत लिया है। इसके बाद मैं भी खुश था। घर पहुंचता हूं और मैं आराम की चैन की नींद सो जाता हूं। मेरी बहन कुछ देर तक मुझे बात करती है, तब तक मैं थक चुका था। आंखें मेरी बंद हो जाती है तो सुबह ही खुलती है। सुबह खुलने के बाद मैं जब अपने बहन को ढूंढता हूँ तो थी ही नहीं। वो थैले को तलाश करता हूँ जिसमें वो हार था, वो थैला ही नहीं था। मुझे पता था कि उस हार में जो शक्ति है वो मेरी बहन पाना चाहती है। आखिरकार अपने पास ही रखी होगी। चलो अभी हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जब अपने आप दे देगी कि हाँ भैया अब ये हार आपका है, तब मैं इसको बेच करके जो भी मेरे सपने हैं मैं पूरा करूँगा। लेकिन ये क्या, अब उसके बाद 15 दिन तक गुजर गया था, मेरी बहन का आता पता नहीं था। मैं तो कभी कभी अपनी बहन पर शक भी कर रहा था। क्या उसका नज़रिया बदल गया? क्या उसने मुझे धोखा दिया है? तरह तरह का शंकाएं मेरे मन में आती थी। मुझे कई बार लगता था कि मैं ठगा गया हूँ। वो प्रेतात्मा लड़की मुझे झांसा दे गई। वो कहने की तो मेरी बहन थी, लेकिन मेरे साथ में धोखा किया। कभी कभी मैं उदास होकर के आंसू बहाने लगता था। मुझे लगता था कि मेरे सपने शायद पूरा नहीं हो पाएंगे। जैसा मैंने सपना देखा था, मैं देखा था कि मैं एक चमचमाता हुआ कार लूँगा और इसके बाद मेरे पास में बहुत सारे पैसे होंगे। मैं इम्प्रेशन जमाऊँगा इस परिवार पर और फिर मेरी शादी भी हो जाएगी। अब मेरा सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। प्रेतात्मा लड़की 15 दिन तक जब गायब हो जाती है, मेरे पास में नहीं आती है, तो मैं बड़ा मुश्किल में आ गया था। और आखिरकार इंतजार करते करते पूरा 2 महीना बीत चुका था। अब तो मैं बिल्कुल पक्का समझ गया था कि उसने मेरे साथ में भाई बहन का खेल खेल करके अब मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सच बता देती कि भैया मुझे यह हार चाहिए, कम से कम मुझे सपना तो नहीं दिखाती। मैं मान लेता अपनी बहन के लिए, अब इतना सा काम तो जरूर कर देता, लेकिन उसने मेरे साथ में धोखा दिया था। अब कई महीने बीत जाने के बाद जब वो मेरे दरवाजे तक नहीं आती है, तो आप इसको क्या समझ पाएंगे? तो क्या ये सचमुच में धोखा था या फिर ये हार मिलने वाला था अजीत को? अब ये कहानी अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस कहानी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जितना ज़्यादा कमेंट होगा, मैं जितना ही जल्दी इस कहानी का तीसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बिल्कुल जवाब दीजिएगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों, फिर मैं लौटता हूँ कल की रात इसी चैनल पर और इसी समय पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।